आपने आज मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वह केवल एक विषय नहीं है, भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। हमारा राष्ट्रगीत उस भावना का प्रतीक है जिसने सोए हुए, गुलामी में सोए हुए भारत के लोगों को जगाया, जिसने उन्हें हिम्मत दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर वह सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों के साथ सामना कर पाए। आज ये चर्चा एक भावना के ऊपर है। और जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहाँ मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है। क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती, वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं।
तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे। बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज, थोड़ा आज और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। Did not accede to their religious sentiments. The Muslim League's objections began way before independence. OICG was making a speech which was about the constitution and its repercussions after independence. But the thought, the principle that opposed Vande Mataram started way before independence. And in 1937, the Congress leadership of that day, led by Pandit Nehru, surrendered to this demands of the sectarian leadership and truncated Vande Mataram. Vande Mataram was truncated in 1937, and because of this surrendering principle, because of this political cowardice, India was cut into 1947, India was cut into two. The same principle that went into truncation of Vande Mataram in 1937 led to the partition of India a century later in 1947. It was not accommodation, it was appeasement. It was not secularism, it was political surrender to communalism. Madam Speaker, Baba Saheb Ambedkar understood the pitfalls of following this principle of appeasement. And in his seminal work, Thoughts on Pakistan, he makes this very important observation, the difference between appeasement and settlement. He says this: it seems to me that the Congress has failed to realize two things. The first thing which the Congress has failed to realize is the fact that there is a difference between appeasement and settlement, and the difference is an essential one. Appeasement means to offer to buy off the aggressor by collaborating with him in the rape, murder, and arson on innocent Hindus who happened for the moment to be the victims of his displeasure. On the other hand, settlement means laying down the bounds which neither party to it can transgress. Appeasement sets no limits to the demands and aspirations of the aggressor. Settlement does. The second thing the Congress has failed to realize is that the policy of concession has increased their aggressiveness, and what is worse, the Muslims interpret these concessions as a sign of defeatism on the part of the Hindus and the absence of their will to resist. This policy of appeasement will involve the Hindus in the same fearful situation in which the Allies found themselves as a result of the policy of appeasement which they adopted towards Hitler. This was what Baba Saheb Ambedkar said.
But the Congress party neither learnt a lesson then nor learnt a lesson today. This morning, Priyanka Gandhi ji, the honorable member, was asking, why are we debating this today when there are so many other contemporary issues to debate about? The reason why we are debating Vande Mataram and its history today is because the country, and especially the present generation, has to resolve that we will not make the mistakes of the past so that the future will not repeat the same mistake that the past did. The concession that the Congress party did with 1937 with Vande Mataram became a pattern, compromising cultural identity, compromising cultural confidence, to compromising the borders of the country. The same mindset carried later into independence, post-era independence, into governance and independence. Appeasement became the political instinct of the Congress party, to a point where it became the mainstay, the template that all so-called secular parties of this country follow. And what is this template? Speaker, sir, the same mentality that agreed to truncate the Vande Mataram is the same mentality that opposed the Shabano verdict of the Supreme Court and overturned the Supreme Court judgment. It is the same mentality. The same mentality that opposed Vande Mataram was the same mentality that banned books and films because it would hurt a section of the minorities. वो वही मानसिकता थे जो वंदे मातरम को अपोज किए थे, वही मानसिकता था जो राम जन्मभूमि आंदोलन को विरोध किया. It was the same mentality that supported Bata House encounter by calling it fake. It's the same mentality that opposed the decriminalization of triple talaq. It is the same mentality that even today opposes uniform civil code in the country. It is the same mentality that opposed Vande Mataram, that continue to oppose Article 370's abrogation. The same mentality that advocated for partitioning of Vande Mataram that led to the eventual partition of the country. It's the same mentality that even today supports, that is anti-CAA and does not support NRC in the country. It is the same mentality that is opposing SIR in the country. It is the same mentality that even today says that Public Places of Worship Act should not be revisited. It is the same mentality that is even today present in organizations like the All India Muslim Personal Law Board and Jamaat-e-Islami, who even today oppose Vande Mataram. अध्यक्ष जी, आज भी कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसा नेता है जो वंदे मातरम के खिलाफ बयान देते हैं. And even today, the Congress party's leadership has not shown the spine to condemn such statements. This is the continuity of appeasement policy of the Congress party that has caused this, it has been the template of secular politics in this country. Speaker, sir, what we have learned from history is that if you yield an inch to the aggressor, he will reach for a province. If you give him a province, he will reach for the nation. This was the template that led to the partitioning of the country. The lesson the country must learn while commemorating 150 years of Vande Mataram celebration is never again, we will not yield an inch more to aggressors and appeasers. We will not yield another inch of land for those who think appeasement is the template of secular and accommodative politics in the country. Adhyaksh ji, the lesson the country needs to learn today is that the country cannot place religion above the republic.